साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आपको क्लास 10th का मेंसुरेशन का जो है फार्मूला आपको बताया गया, घनाभ का क्यूबाइड का आपको सारा फार्मूला बताया गया, उसकी प्रॉपर्टी बताई गई। अब आपको बताना है नेक्स्ट सॉलिड, यानी अगला ठोस आपको बताना है घन। तो घन के बारे में, घन भी एक त्रिविमीय आकृति है। घन भी एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही इक्वल होती है, यही ध्यान रखना। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं हो सकती। और घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। और घन में बेटा, घन में 6 वर्गाकार फलकें होती हैं। घन में 6 वर्गाकार फलकें होती हैं और इसमें भी 12 भुजा होती है, 4 लंबाई की, 4 चौड़ाई की, 4 ऊंचाई की, और इसमें 4 विकर्ण होते हैं, चारों बराबर होते हैं। घन में 4 विकर्ण होते हैं और चारों बराबर होते हैं। घनाभ में भी 4 विकर्ण होते हैं और चारों बराबर होते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी हुई घनाभ की। एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, त्रिविमीय आकृति ये 3D है, 3 डायमेंशन है। ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, घन कहलाता है। घन में 6 वर्गाकार फलकें होती हैं और घन में 12 भुजाएं होती हैं, जिसमें 4 लंबाई की, 4 चौड़ाई की और 4 ऊंचाई की। घन के 4 विकर्ण होते हैं, चारों विकर्ण बराबर होते हैं। घनाभ में भी 4 विकर्ण होते हैं और चारों बराबर होते हैं। तो आइए अब हम लोग घन का फार्मूला लिखें। घन का, घन इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्यूबाइड की तरह इसका भी शेप होता है। मिठाई का डिब्बा वर्गाकार कर दिया जाए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इक्वल कर दिया जाए तो वो घन हो गया। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल कर दिया जाए घनाभ की तो वो घन बन जाएगा, यानी सेम फिगर घनाभ का। तो देखिए, बस आपको कोने से कोने को, सम्मुख कोने के सम्मुख कोने को मिला देना है, घनाभ का फिगर तैयार हो जाता है। घन का फिगर तैयार हो जाता है, दोनों फिगर। ये आपका फुल घनाभ तैयार हो गया, ये आपका फुल घनाभ तैयार हो गया। अब देखिए घनाभ में, अभी हमने घन में आपको बताया है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती है। तो अगर हम इसकी लंबाई a कर दें तो चौड़ाई भी इसकी a ही होगी। बाय डिफिनीशन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होती है तो ये भी a हो जाएगा और ऊंचाई भी इसकी a ही होगी और इसकी हाइट भी a हो जाएगी। तो बच्चों बहुत ही आसान है, इसका फार्मूला बिल्कुल घनाभ की तरह ही इसका सब कुछ निकल आएगा। जैसे देखिए, अब आपको लिखना होगा, विकर्ण भी बना देता हूँ, डायगोनल, एक डायगोनल बना रहा हूँ। ये आपका विकर्ण हो गया एक। अब ध्यान दीजिए, घन ये आपका तैयार हो गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को आपने, लंबाई को ए सपोज कर लिया तो चौड़ाई भी ए हो गया और ऊंचाई भी ए हो गया। अब सारा फार्मूला घनाभ की ही तरह इसका निकल आएगा। तो देखिए, घन का
आयतन, घन का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी ये हो जाएगा ए क्यूब, और ए क्या है, घन की भुजा है, तो ये हो गया भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या हो गया, भुजा क्यूब। ये भुजा क्यूब, और आयतन का इकाई आपको पता ही है, घन इकाई, मात्रक, घन इकाई। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ, इसको कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, घन के 6 फलकों के क्षेत्रफलों का योग। घन में 6 वर्गाकार फलकें होती हैं, एक वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल निकाल लो, 6 से गुणा कर दो, तो वही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी 6 फलकों के क्षेत्रफलों का योग ही घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा, फार्मूला तो वही वर्क करेगा, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी 2 इंटू ए प्लस ए प्लस ए इंटू ए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, तो ये हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये हुआ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, यानी ये हुआ 3 दूनी 6 6a स्क्वायर, यानी ये हो गया 6 गुणे, ए तो घन की भुजा है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ये घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब देखिए तीसरा फार्मूला इसका, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई होगी अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यानी अंडर रूट लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल आएगा और 3 का नहीं निकलेगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा, उसको रूट में रहने दो, तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट 3, यानी ए तो भुजा है, तो घन के विकर्ण की लंबाई भुजा रूट 3 होता है, भुजा रूट 3, और चूंकि ये विकर्ण की लंबाई है तो ये इकाई हो गया, और वहाँ जहाँ आपने संपूर्ण पृष्ठ यानी जहाँ आपने क्षेत्रफल निकाला है उसका मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा बच्चों। तो ये फार्मूला है घन का, तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक
घन कंप्लीट। हम लोग पहले फार्मूला जानेंगे और ठोस कैसा है ये जानेंगे। तो देखिए तो बच्चों घन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरा ठोस हम लोग पढ़ेंगे बेलन। बेलन जैसा नाम ही बेलन है, बेलन जिससे रोटी बेली जाती है वही वो भी बेलन है। तो बेलन हम लोग पढ़ेंगे, इसका पूरा नाम है लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए बेलन के बारे में, लंब वृत्तीय बेलन लंब वृत्तीय बेलन यानी ये है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर वही है सिलेंडर। सिलेंडर अब आप देखिए जिस पे खाना बनता है वही सिलेंडर है, वो भी बेलन है। तो बेलन का एग्जाम्पल ये मार्कर भी बेलन है, पाइप बेलन है, जो आपके इलेक्ट्रिक वायर है वो बेलन है ना। और जो आपके पाइप खंभे वो सब आपके बेलन है। एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना, वो बेलन होता है और वही चीज़ जो है बच्चे नहीं थिंक कर पाते, वो है सिक्का। सिक्का चाहे 1 का सिक्का हो, चाहे 5 का सिक्का, 1 का तो 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का सिक्का हो, चाहे चांदी का सिक्का हो, चाहे सोने का सिक्का हो, सिक्का जितना भी है वो बेलन है। अभी मैं रीज़न बताता हूँ क्यों, तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो ध्यान दीजिए कि बेलन का शेप क्या होता है। ये बच्चों बेलन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये बेलन का शेप हो गया। चलो नाम दे देते हैं ABCD, O और O डैश। तो O और O डैश ये पूरी लेंथ बेलन की ऊंचाई कहलाती है। O डैश ये पूरी लेंथ बेलन की ऊंचाई कहलाती है। तो ध्यान से अगर फिगर देखा जाए तो जितनी लेंथ O डैश की है उतनी BC की भी है, तो BC भी हाइट ही हुआ, BC भी ऊंचाई हुआ। और जितना BC होगा, जितना O डैश होगा, फिगर से देखिए ध्यान से, तो उतना AD भी होगा। तो AD भी बेलन की ऊंचाई हुई, ऊंचाई के बराबर हुई, तो ऊंचाई ही हुई। तो बच्चों इसको भी, ऊंचाई को हम यहाँ शो कर सकते हैं। और बेटा ध्यान से देखिए आप लोग, बेलन का जो शेप बना हुआ है ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। तो इसके दोनों सिरे वृत्तीय हैं और दोनों वृत्त बराबर हैं। बेलन जो आपने ड्रम देखा होगा,
ड्रम यानी कि जिसमें आप लोग अपना अनाज रखते हैं या जिसमें आपका तेल आता था पहले, मिट्टी का तेल, केरोसिन का, वो जो ड्रम है वो भी बेलन है। तो नीचे का सिरा और ऊपर का सिरा वृत्तीय होता है और दोनों ही वृत्त क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों वृत्त बराबर होने का मतलब कि दोनों की त्रिज्या बराबर होती है। तो जो त्रिज्या नीचे वाले वृत्त की होगी वही ऊपर वाले वृत्त की होगी। त्रिज्या इसमें OA भी है, OB भी है, O डैश भी है, O डैश D भी है। कोई भी आपको चाहे ऊपरी सिरे की त्रिज्या दी है तो चारों त्रिज्या हो गई, O डैश D भी, O डैश C भी, OA भी और OB भी। और निचले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या अगर उसने बाई दावे क्वेश्चन में लिखी दिया है तो वही त्रिज्या यहाँ हुई, वही OB भी हुई, वही O डैश भी हुई, वही O डैश D भी हुई। मीन्स बेलन के दोनों सिरे वृत्तीय होते हैं और दोनों वृत्त बराबर होते हैं। तो OA क्या हो गया, रेडियस हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो ये त्रिज्या हो गई। बस बेटा इसमें यही दो चीज़ होता है। अच्छा, इसका नाम है लंब वृत्तीय बेलन, चूँकि जो हाइट होती है वो बेलन के अक्ष पे लंब होती है। ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ ये लंब होता है, इसलिए इसका पूरा नाम लंब वृत्तीय बेलन है, जिसे हम लोग संक्षेप में बेलन भी कह देते हैं। तो देखिए फार्मूला मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बेलन वास्तव में आपको कैसे मिला, जब किसी आयताकार कागज़ को या आयताकार पतली चद्दर को हम उसके लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो जो ठोस प्राप्त होगा वो बेलन होगा। बेलन हमें कैसे मिलता है, आयताकार शेप का कोई भी चीज़ हो, कागज़ हो या कोई पतली पन्नी हो एल्युमिनियम की, तो हम क्या करें, उसको लंबाई की ओर या उसके चौड़ाई की ओर मोड़ दें तो हमें जो ठोस मिलेगा वो बेलन होगा। ये है डिफिनीशन बेलन का, कि जब किसी आयताकार कागज़ को या किसी आयताकार पतले चद्दर को हम उसके लंबाई या चौड़ाई के परितः मोड़ते हैं तो जो ठोस प्राप्त होता है वो बेलन होता है। अब देखिए मैं बेलन का फार्मूला लिख दे रहा हूँ और उसके बाद दोनों लंबाई की ओर मोड़ने पे क्या होगा, चौड़ाई की ओर मोड़ने पे क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पहले बेलन का फार्मूला, A B B डैश A डैश O डैश। तो O डैश बेलन की ऊंचाई हुई, B डैश भी हुई यहाँ हमने बताया, और A डैश, ये तीनों इक्वल हैं तो तीनों ही हाइट हुए। तो यदि बेलन की ऊंचाई H हो और त्रिज्या R हो तो फार्मूला लिख लीजिए। हाँ, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, और आयतन का मात्रक घन इकाई आप लोग जान चुके हो। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई RH, और पृष्ठ है तो क्षेत्रफल है तो इसका जो मात्रक होगा वर्ग इकाई होगा। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तीन ही फार्मूला होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा वक्र पृष्ठ,
वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आप जोड़ दीजिए, यानी वक्र पृष्ठ प्लस निचले वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, निचले वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ तो अभी आपने निकाला, क्या आया 2 पाई आर एच प्लस निचला वृत्तीय सिरा और ऊपरी वृत्तीय सिरा दोनों इक्वल हैं तो दोनों का क्षेत्रफल भी इक्वल होगा, तो प्लस निचले वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपरी वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी ये हुआ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम 2 पाई आर को कॉमन कर ले तो बचेगा इंटू एच प्लस आर, और चूंकि ये भी पृष्ठ ही है तो वर्ग इकाई इसका हो जाएगा मात्रक। तो ये था बेलन का फार्मूला, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये हो गया बेटा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, अभी हमने आपको बताया है कि बेलन कैसे प्राप्त होता है। बेलन को क्या किया जाता है, जब आयताकार कागज़ को या आयताकार पतली चद्दर को उसके लंबाई या चौड़ाई की ओर मोड़ा जाता है तो जो ठोस प्राप्त होता है वो बेलन होता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि लंबाई की ओर मोड़ने पर फिर उसका आयतन या वक्र पृष्ठ पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, चौड़ाई की ओर मोड़ा जाए तो जो बेलन मिले उसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या आयतन पूछ ले, तो दोनों डिफरेंट होते हैं। लंबाई की ओर मोड़ेंगे बेलन ही बनेगा लेकिन शेप दूसरा होगा, चौड़ाई की ओर मोड़ेंगे बेलन ही बनेगा लेकिन कुछ और शेप में बनेगा, यानी कि उसका रेडियस और हाइट चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनता है ये। देखिए आपका ये आयताकार कागज ही मान लीजिए, ये ए बी लंबाई हो गई। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर होती है, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर होता है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं आयत की। तो देखिए इसमें ए बी और सी डी लंबाई है, ए डी चौड़ाई है। तो हम क्या करते हैं, जब आयताकार कागज़ को उसके लंबाई की ओर मोड़ते हैं, लंबाई क्या है डी सी और ए बी, तो बी सी को आप रोक लीजिए, बी सी को आप फिक्स कर लीजिए और आप क्या कीजिए, ए डी को पकड़कर ए बी और बी सी की ओर ऐसे मोड़ लाइए, यानी कि लंबाई की ओर मोड़ा है, BC को फिक्स किया है तो BC के पैता आपने मोड़ा है, तो जो ठोस मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको।
तो ध्यान दीजिए, जब आयताकार कागज को उसके लंबाई की ओर का मतलब AB और CD की ओर, अर्थात चौड़ाई के परितः, BC को आपने फिक्स किया, तो चौड़ाई के परितः जब मोड़ा जाता है तो जो ठोस प्राप्त होता है वो बेलन होता है। और प्राप्त वेलन में, जो आपको ये वेलन दिख रहा है, प्राप्त वेलन में जो कागज की चौड़ाई होती है वो बेलन की ऊंचाई बन जाती है, और जो कागज की लंबाई होती है यानी AB, वो बेलन के आधार की परिधि बन जाती है। तो बेलन का आधार वृत्त होता है, एक चीज़ ये भी जान लीजिए। तो बेलन के आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि 2πr बन जाती है। ध्यान समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा, जब आयताकार कागज को उसके लंबाई की ओर यानी कि AD को पकड़ो और AB और CD की ओर ऐसे मोड़ ले जाओ, तो जो ठोस प्राप्त होगा वो बेलन होगा, और प्राप्त बेलन में जो कागज की चौड़ाई होगी बेलन की ऊंचाई बन जाएगी, और जो कागज की लंबाई होगी वो बेलन के आधार की परिधि बन जाएगी। यानी बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त होता है, सबको पता है। तो ध्यान दीजिए, जब आयताकार कागज को उसकी लंबाई की ओर लंबाई की ओर का मतलब हुआ अनुदिश, लंबाई की अनुदिश यानी लंबाई की ओर, अर्थात चौड़ाई के परितः मोड़ा जाता है, चौड़ाई के परितः मोड़ा जाता है, तब जो ठोस प्राप्त होता है, उसे बेलन कहते हैं। प्राप्त बेलन में कागज की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई बन जाती है, बेलन की ऊंचाई तथा कागज की लंबाई बेलन के आधार का मतलब वृत्त, बेलन का आधार वृत्त होता है, बेलन के आधार की परिधि बन जाती है। तो इसके बाद अब आपने क्या किया, लंबाई की ओर मोड़ा यानी चौड़ाई के परितः मोड़ा, तो जो आपको ठोस मिला वो बेलन मिला, और उस बेलन में जो कागज की चौड़ाई थी बेलन की ऊंचाई बन गई, और जो कागज की लंबाई थी बेलन के आधार की परिधि बन गई। अब देखिए, जब आयताकार कागज को चौड़ाई की ओर मोड़ा जाएगा यानी लंबाई के परितः मोड़ा जाएगा, तो जो ठोस प्राप्त होगा वो बेलन होगा, और वो उसमें क्या होगा वो आपको मैं कल बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल आगे के भी फार्मूले को जानने के लिए अगर आपको अगला वीडियो प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।